जुर्म की जंजीरें बोलेंगी जब जब अपराध के अंधेरे जबड़े खोलेंगे, जब जब तब तब खौफ के सन्नाटे के खिलाफ हम करेंगे ऐलान जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर और आप देख रहे हैं गुनाह। डराती वारदात और गुनाह की गर्मी से पिघलते जज्बात की पूरी तफ्तीश लेकर मैं आई हूं आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो गुनाह में बात करते हैं 2019 की उस घटना की जिसने सबको झकझोर कर रख दिया था। बात नेपाल की मशहूर मॉडल के कत्ल की। इस मामले में खून से लथपथ लाश मिली थी, शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, सिर भी धड़ से लटक रहा था। सबके मन में एक ही सवाल कि घर में घुसकर कमरे में किसने इस घटना को अंजाम दिया है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। 9 मई 2019 नेपाल की मशहूर मॉडल अंजुना लामा के मायके कॉल कर जल्द से जल्द ससुराल आने को कहा गया। जैसे ही परिवार पहुंचा तो घर के बाहर पुलिस और पड़ोसियों की भीड़ इकट्ठा थी। ससुराल वाले रोते बिलखते दरवाजे पर बैठे थे। तभी एक पुलिस वाला अंजुना के पिता के पास पहुंचा और उनसे कमरे में चलने को कहा। जैसे ही अंजुना के पिता कमरे में पहुंचे तो मंजर भयावह था। वो तुरंत मुंह पर हाथ रख घबराए हुए वहां से बाहर निकल आए। उस बेतरतीब कमरे में अंजुना की टुकड़ों में कटी लाश बिस्तर से लटक रही थी। सिर धड़ से सिर्फ एक नस के सहारे जुड़ा हुआ था। अंजुना का आधा शरीर बिस्तर पर और आधा जमीन की तरफ लटका था। उसका दाहिना हाथ बीच से काटा गया था, जो लाश से चंद कदमों की दूरी पर ही कटा पड़ा था। एक टांग भी अलग दूर पड़ी थी। कमरा बिस्तर खून से लथपथ था और दीवारों पर भी हर तरफ छींटे थे। अंजुना के चेहरे पर चाकू के इतने जख्म थे कि खाल नजर तक नहीं आ रही थी। अंजुना नेपाल की मशहूर मॉडल थी। वो जल्द ही पति के साथ कनाडा शिफ्ट होने वाली थी। ऐसे में हर किसी का सवाल ये था कि आखिर उनके अपने घर और कमरे में घुसकर इतने विभत्स हत्याकांड को किसने अंजाम दिया और क्यों। इन सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं। दरअसल अंजुना की लव मैरिज हुई थी। पति का नाम प्रज्वल। दोनों पहले दोस्त बने, फिर मोहब्बत हुई। लेकिन जब शादी करने की कोशिश की तो कास्ट डिफरेंस की वजह से दोनों के परिवार वाले नहीं माने। लेकिन फिर प्रज्वल के बड़े भाई उज्जवल सामने आए, जिसने दोनों की शादी करवाई। उज्जवल उन दोनों को शादी के बाद अपने घर भी लेकर गया, जहां वो अपनी पत्नी और मां के साथ रहता था। अब घर में सब साथ रहने लगे। समय के साथ अंजुना टिकटॉक के जरिए फेमस होती गई और उसे धीरे धीरे मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। अंजुना का काम बढ़ा तो ससुराल वालों ने उसे अपना लिया और सब खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद फिर अंजुना ने काम को आगे बढ़ाते हुए बाहर शिफ्ट होने का सोचा। प्लान था कनाडा जाने का। इस आइडिया पर पति प्रज्वल ने तो समर्थन दिया, लेकिन परिवार के बाकी लोग नाराज हो गए और उनके बीच अनबन शुरू हो गई। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि 9 मई को अचानक अंजुना की सास ने उसकी मां को कॉल कर घबराते हुए उन्हें जल्दी घर आने को कहा। कॉल पर उन्होंने बस इतना कहा कि घर में एक बड़ा हादसा हो गया है। वो लोग पहुंचे तो घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। कदम बढ़ाया तो देखा कि अंजुना के साथ रहने वाला उनका छोटा भाई दरवाजे पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था। इतने में अंदर से कुछ पुलिस वाले आए और अंजुना के पिता को अंदर चलने को कहा। वो अंदर पहुंचते तो खून से लथपथ कमरे में बेटी की लाश पड़ी थी। जब परिवार ने पूछा कि आखिर वो कौन है जिसने अंजुना का कत्ल किया, तो जवाब मिला उज्जवल, अंजुना का वही जेठ जिसने उसकी शादी में सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था। पुलिस कस्टडी में उज्जवल ने बताया कि उसने 9 मई 2019 को दोपहर 1:30 पर देखा कि अंजुना घर में अकेली है। उज्जवल मां के कमरे से खुखरी लेकर अंजुना के कमरे में घुस गया और इससे पहले अंजुना कुछ समझ पाती, उज्जवल ने उस पर खुखरी से वार करना शुरू कर दिया और अंजुना की नृशंस हत्या कर दी। जब पूछा गया कि आखिर कत्ल की वजह क्या थी, तो उज्जवल ने जो बताया वो सुनकर हर कोई हैरान था। उज्जवल ने कहा कि उसे अंजुना का फ्रेंडली बिहेवियर पसंद नहीं था। वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर मॉडलिंग करती थी और हर किसी से बातचीत करती थी। उसकी पत्नी भी उसे पसंद नहीं करती थी।
इसके अलावा उसे सबसे ज्यादा आपत्ति इस बात से थी कि अंजना प्रज्वल के साथ कनाडा शिफ्ट होने वाली थी। उज्जवल को लगा कि अंजना उसे भाई से अलग कर देगी। यही वजह रही कि उसने मौका पाते ही अंजना का कत्ल कर दिया। मामला करीब 2 साल तक कोर्ट में रहा। आखिरकार उज्जवल को अंजना का कत्ल करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इसी बीच प्रज्वल अकेले ही कनाडा शिफ्ट हो गया और उसने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दिए। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। लव जिहाद, इस टर्म से तो आप सब वाकिफ हो ही चुके होंगे। मतलब कि नाम बदलकर धर्म छिपाकर किसी को प्यार के जाल में फंसाना। लेकिन राजधानी भोपाल में लव जिहाद का ये मामला जो सामने आया है बिल्कुल उलट है। यहाँ शिकार एक लड़का हुआ है, लेकिन जब मामला थाने पहुंचा तो ऐसा ट्विस्ट आया कि पुलिस भी दंग रह गई। अब इस रिपोर्ट में देखिए। मैं मुसलमान हूँ, मेरे साथ 4 साल से रह रहे हैं वो। भोपाल के अशोका गार्डन में रहने वाले युवक ने पुलिस को आवेदन दिया है कि एक महिला ने धर्म छिपाकर पहले उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाया और फिर शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। जी हाँ, इस बार भोपाल में रिवर्स लव जिहाद का आरोप लगा है। अक्सर ऐसी कहानियों में लड़के लड़कियों को शिकार बनाते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल उलट हुआ। कल एक युवक शेखर सिलावट ने आवेदन पत्र थाने में दिया है। पैरेलली युवती ने भी एक आवेदन पत्र शेखर के विरुद्ध दिया है। दोनों आवेदन पत्र की जांच की जा रही है और उसमें जो दस्तावेज संलग्न किए गए हैं उन दस्तावेजों का भी परीक्षण किया जा रहा है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इधर जब युवती को थाने बुलाकर पूछताछ की गई तो पुलिस खुद हैरान रह गई। युवती ने बताया कि वो पिछले 4 साल से युवक के साथ रिलेशनशिप में थी। इसी महीने युवक ने उसके साथ 6 मई को आर्य समाज मंदिर में शादी की और शादी के महज 2 दिन बाद एक दूसरी युवती से सगाई कर ली। इस बात का जब युवती को पता चला तो उसने विरोध जताया, जिसके बाद युवक ने उसे धमकाते हुए उसके खिलाफ लव जिहाद की शिकायत कर दी। युवती का कहना है कि युवक को पता था कि वो मुस्लिम है। युवती ने पुलिस को तमाम दस्तावेज भी सौंपे हैं। युवती ने बताया कि रिलेशनशिप के दौरान 2 बार उसका अबॉर्शन भी करवाया गया। यही नहीं, युवक ने आर्य समाज में शादी के लिए युवती का फर्जी आधार कार्ड श्रेया सिलावट के नाम से भी बनवाया। वहाँ पर हमारी बातचीत शुरू हुई थी। वहाँ मेरे बच्चों का भी आना जाना था, उनको सब पता था। वो मेरे बच्चों के साथ खेलते कूदते थे, खाते पीते थे, उनको सब कुछ पता था मेरे बारे में। नहीं, उन्होंने मुझे अभी कोई धमकी नहीं दी है। शेखर का भाई है चिंटू और शेखर के जीजा हैं राकेश, वो मुझसे बोल रहे हैं तुम थाने में जाके ख़त्म करो मेरे भाई से रिश्ता, तुम मेरे भाई के पास नहीं आओगी, तुम जाओ। उनकी बहन मुझसे कह रही है फोटो वीडियो डिलीट करो शादी के। वो मेरे से बोल रहा है नहीं तो तुमको झूठे केस में हम लोग फंसा देंगे बहुत लंबा। युवती के खुलकर सामने आते ही शिकायत करने वाला युवक गायब हो गया। पहले उसने युवती पर आरोप लगाए, लेकिन जैसे ही युवती ने सच बयां किया, आरोप लगाने वाले युवक की पोल खुल गई। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। युवक का ये आरोप है कि युवती द्वारा उस पर दबाव डाला जा रहा है कि उसे धर्म परिवर्तन करना है, लेकिन इस तरह का तथ्य के प्रमाणीकरण के संबंध में कोई भी दस्तावेज उसको ज़्यादा प्रस्तुत नहीं किया गया है। युवती ने आर्य समाज का एक शादी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें जो युवक है और युवती दोनों का विवाह का विवरण है। 4 साल तक युवती का दैहिक शोषण, फिर शादी और फिर महज 2 दिन बाद ही दूसरी जगह सगाई करने वाले इस युवक ने अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका सच सामने आ जाएगा। फिलहाल अब युवती की शिकायत पर पुलिस लव जिहाद का आरोप लगाने वाले युवक को तलाश रही है। हरप्रीत कौर रीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 भोपाल। और पुलिस आम जनता की सुरक्षा के लिए होती है। पुलिस अपराधियों को पकड़ती है, जुल्म से लड़ती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यही पुलिस सुरक्षित नहीं है। यहाँ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस भी बेबस है। इतनी बेबस की माफिया यहाँ उनकी हत्या कर रहे हैं। एक तरफ हम नक्सलियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में ही पुलिस खुद ही सुरक्षित नहीं है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बलरामपुर जिले के लिब्रा रेत घाट में जो वारदात हुई उसने छत्तीसगढ़ में एक नए अपराध को जन्म दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब रेत माफिया ने पुलिस जवान की हत्या की।
बवाल मचने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मुख्य आरोपी समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई, मगर इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि पकड़े गए सभी आरोपी झारखंड के रहने वाले हैं, जो छत्तीसगढ़ की सीमा में घुसकर रेत का उत्खनन कर रहे थे। ये गिरोह छत्तीसगढ़ की सीमा से अवैध रेत का उत्खनन कैसे और किसके शह पर कर रहे थे? रेत तस्करी को भला रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? खनिज एसडीएम, पुलिस और जिला प्रशासन ने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या रेत माफिया को राजनीतिक संरक्षण मिला है? 8 आरोपी जो हैं सभी झारखंड राज्य के गढ़वा जिले के ही रहने वाले हैं और सभी लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और साथ में जो 3 ट्रैक्टर थे, तीनों ट्रैक्टर को हम लोगों ने सीज कर लिया, जब्त कर लिया है। रेत की तस्करी कन्हर नदी से धड़ल्ले से की जा रही है। वहीं मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस भाजपा आमने सामने है। व्यवस्था की और सरकार की कमजोरी है, और इसके बाद भी रेत का उत्खनन जारी है, इसके बाद भी भंडारण हो रहा है। तो सरकार क्या कर रही है? ऐसे में तो ऐसा प्रतीत होता है कि शासकीय संरक्षण में ये सब हो रहा है। नहीं तो रेत माफियाओं की इतनी हिम्मत कि एक आरक्षक को कुचल दें। और इसके बाद क्या संदेश दिया पुलिस ने, सरकार ने क्या संदेश दिया? 4 ट्रैक्टर लेकर के आ गए तो संरक्षण मिल गया। अब इसके कांग्रेस के राज में कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं का पूरा दारू बेचने का काम, बालू बेचने का काम वही था, तस्करी का काम। सरगुजा संभाग में रेत के अवैध उत्खनन की घटनाएं सामने आती रही थी, मगर ऐसा पहली बार हुआ जब संगठित तरीके से माफिया ने पुलिसकर्मी की हत्या की। इसमें राजनीति होना यह अलग विषय है, मगर कैसे 5 महीने से रेत माफिया अपना राज पड़ोसी प्रदेश झारखंड से आकर यहाँ चला रहे थे, क्योंकि प्रशासन से लेकर पुलिस इसमें मुखबधिर बनी रही, ये बड़ा सवाल है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। और 2 दिन पहले धमतरी के भोयना में एक बंद पड़े गोदाम के सेप्टिक टैंक में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने नरकंकाल मामले का खुलासा किया। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कौन है ये हत्यारा, देखिए इस रिपोर्ट में। 17 मई को ग्राम भोयना में ग्रामीणों को बंद पड़े गोदाम में नरकंकाल मिला था। पुलिस को हत्या की शंका थी। जांच में पता चला कि कातिल कोई और नहीं, मृतक नंदू सोनी का सौतेला बाप था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि 7 साल पहले दोनों के बीच खाना खाने के नाम पर विवाद हुआ था। गुस्से में आकर नंदू के सिर को पत्थर से दीवार में जोरदार धक्का दिया, जिससे नंदू की मौत हो गई। वो लड़का है, पीना खाना, कुछ काम धाम तो है नहीं, बस खाना है, पीना है, घर में मारपीट करना है। लड़की को लाके, दारू पीने वाले को लाके घर में घुसेड़ता रहा। जवान लड़की है, 6 लड़की है। क्या करूँ, अपना जान बचाऊं, लड़कियों का जान बचाऊं, तो भाई के जान बचाऊं, कैसे करूं? आरोपी ने शव को घर से सटे गोदाम में सीमेंट के पोल से बांध दिया और सेप्टिक टैंक में फेंक दिया था। वारदात के समय घर में दोनों के अलावा और कोई नहीं था। आरोपी सौतेले पिता हत्या के राज को छुपाने के लिए थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने परिजन को रोकता रहा। ये इसने 6 से 7 साल पहले अपने सौतेले बेटे का, वो जो कंकाल है वो सौतेले बेटे का है, नायलॉन की रस्सी और साइकिल की ट्यूब वगैरह यूज की है और बांध करके उसको उसने सेप्टिक टैंक में डाल दिया है। तो 6 से 7 साल बाद ये जो हमें मिला, उस मामले का समय से खुलासा हुआ, उनका ही सौतेला बाप इसमें कातिल निकला। 7 साल बीत जाने के बाद मामले का खुलासा हुआ और मृतक नंदू सोनी को न्याय मिला है। अब आरोपी सौतेले पिता राम मिलन ध्रुव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देवेंद्र मिश्रा, IBC 24, धमतरी।
और कांकेर में 17 साल के नाबालिग किशोर ने 8 साल के मासूम की चैन से गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी नाबालिग के पकड़े जाने के बाद जो खुलासा हुआ है वो बेहद हैरान करने वाला है। आरोपी को पौने देखना और नशे की लत थी। वह पहले 8 साल के मासूम को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया, फिर गांव के नजदीक पहाड़ी में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया, फिर पकड़े जाने के डर से चैन से गला घोंटकर उसकी हत्या कर शव को पहाड़ी में छुपा दिया था। अब पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। घटना चौरामा थाना क्षेत्र की है, जहां गांव में 8 साल का मासूम 2 दिन से लापता था। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन मासूम का कहीं पता नहीं चला तो पुलिस के में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई। मासूम को आखिरी बार जिस नाबालिग किशोर के साथ देखा गया था उसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसके बाद आरोपी नाबालिग किशोर के निशानदेही पर 8 साल के मासूम के शव को बरामद किया गया। पुलिस ने मृतक मासूम के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एसपी दिनेश सिन्हा ने बताया कि आरोपी नाबालिग मृतक बालक का पड़ोसी है, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। प्रथम दृष्टया यह है पूछताछ पर कि नाबालिग बालक व्हाट्सएप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से कुछ वीडियोस देखता था, जिससे वह मानसिक रूप से उस चीज में संलग्न हुआ और उन्होंने ऐसे कृत्य को अंजाम दिया। अभी जो आरोपी विधि संघर्ष बालक है उसको कस्टडी में लिया गया है और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और अब देखते हैं गुना सुपरफास्ट।